हेलो बच्चों, आज हम आपकी जो दूसरी वाली पुस्तक है भारत और विश्व, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें आपका जो पहला ही चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा? फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, क्या कारण था और उसका क्या परिणाम हुआ। तो सबसे जो पहली बात है फ्रांसीसी क्रांति की, फ्रांस के लोग महंगाई से और करों में वृद्धि और निरंकुश शासन, तीन चीज़ों से परेशान थे। तीन कारण थे उसके। एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी जिसकी तरफ वहाँ के राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। कर वृद्धि कर दी गई थी, टैक्स बहुत लगा दिया गया था। उसके बाद में अगली जो बात थी वो था निरंकुश शासन, यानी अपनी मनमानी करता था राजा और प्रशासन, निरंकुश शासन। ठीक है, ये प्रमुख कारण थे उसके। अब उसका क्या परिणाम हुआ? तो राजतंत्र को समाप्त कर दिया फ्रांसीसी क्रांति ने। राजतंत्र समाप्त हो गया क्रांति के बाद। ठीक है, और जब ये क्रांति समाप्त हुई तो मानव अधिकार घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया। ठीक है, 1774 में बुर्बो राजवंश, कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश, इसका शासन था यहाँ पर। राजवंश का राजा कौन था? लुई। कौन से नंबर का? 16वां। ये यहाँ का शासक था। कब? 1774 में। ठीक है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष बिल्कुल खाली हो गया था और बहुत सारे युद्ध उस वक्त हुए, जिसके कारण राज्य के ऊपर कर्ज का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा था। इससे और ज़्यादा महंगाई में वृद्धि हुई, और ज़्यादा टैक्स लगाया गया और निरंकुश शासन की शुरुआत वहाँ पर होने लगी। 18वीं सदी जो थी, 18वीं सदी में पूरा जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। और जो तीसरा नंबर का स्टेट था वो कर देता था, बाकी के 2 कर नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। जो तीसरे नंबर के लोग थे, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, उसमें जो तीसरे नंबर के लोग थे उनका काम था कर देना, बाकी के 2 नहीं देते थे। प्रथम 2 जो वर्ग थे उसमें कुलीन लोग, पादरी लोग, इनको विशेष अधिकार दिए हुए थे। बड़े उच्च कुल के लोग, एक तो कुलीन, दूसरे पादरी, धर्मगुरु उनके, ये दोनों थे। और इनको विशेष लाभ क्या दिया गया था? दोनों को कर में छूट, कर नहीं देते थे ये इनको अधिकार दे रखा था, कर में छूट। ठीक है, जितनी वहाँ आबादी थी पूरे देश में, उसमें से 90% तो किसान थे। कितने किसान थे? 90% लोग खेती का काम करते थे पूरे फ्रांस में। वो 60% जो है ज़मीन जो थी वहाँ की कुलीन वर्ग के अधीन थी। कुलीन वर्ग, यानी जब 60% ज़मीन कुलीन वर्ग के पास रहेगी, 90% लोग खेती का कार्य करने वाले हैं, तो मतलब ये खेतियार मजदूर होंगे बाकी के। चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों को अधिकार था इस पे 60% भूमि पर। ठीक है, अब अगली बात जो है, कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। अब किसान से कर कौन लेता था? तो कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग किससे कर लेता था? किसानों से। ठीक है, किसानों से कर लेता था। आई बात समझ में? किसान अपने स्वामी के घर एवं खेत में काम करते थे।
अगर आवश्यकता पड़ी, कोई युद्ध हो गया, तो सेना में भी भर्ती किया जाता था उनको। ठीक है। अगर सड़क का निर्माण करना हो तो सड़क निर्माण में भी मजदूर उनको ही बनाया जाता था, जो छोटे छोटे किसान थे उनको। इस तरह बहुत तरह अत्याचार उनके ऊपर फ्रांस में किए जाते थे। बात कब की कर रहे हैं हम? 1774 की। कब? 1774, जब लुई 16वें का वहाँ शासन था। जो राजा था लुई 16वां, उसके शासन की बात कर रहे हैं हम। अब 2 प्रकार के कर लगाए गए थे यहाँ पर। चर्च जो था, जैसे हमारे धर्म में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, तो जो चर्च था वो किसानों से कर लेता था, जिसका नाम था टाइद। कौन सा कर लेता था? टाइद, जिसे धार्मिक कर बोलते हैं। कौन सा कर? धार्मिक कर। ये चर्च लेता था इनसे। कौन लेता था? चर्च। क्या नाम था? टाइद। कैसा कर था ये? धार्मिक कर। धर्म कर्म जो भी व्यक्ति करते थे उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया था। किसके द्वारा? चर्च के द्वारा। ठीक है। अगले प्रकार का जो कर था, जो प्रत्यक्ष कर था, उसे टाइल बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, इसका नाम क्या था? प्रत्यक्ष कर का टाइल। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। टाइद, आखिरी के शब्द में अंतर है। अगर द है तो वो धार्मिक कर है जो कि चर्च लेता था, और आखिरी में ला है, टाइल, मतलब ये प्रत्यक्ष कर है जो कि सरकारी खजाने में जमा करना होता था। ठीक है। 2 प्रकार के कर उस वक्त लिए जाते थे। विश्व में जो समाज में परिवर्तन हुए, चाहे वो हमारा देश हो या विश्व का कोई सा भी देश हो, वहाँ के समाज में जो परिवर्तन हुआ वो फ्रांस की क्रांति के बाद ही हुआ। लोगों में जो जागरूकता आई, लोगों ने अपने अधिकार जानना शुरू किया, तो कहाँ से शुरुआत हुई? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है। अब जैसे हमारे भारत देश का राष्ट्रगान जन गण मन है, उसी प्रकार फ्रांस का जो राष्ट्रगान है उसे मार्सिले के नाम से जाना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है, याद करने लायक चीज़ें हैं। ये राष्ट्रगान है वहाँ का। क्या है? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का क्या नाम है? फ्रांस के मार्सिले। ठीक है। ठीक है। अगली बात अब हम समझते हैं, जो लुई 16वां वहाँ का राजा था, उसको देशद्रोह का आरोप उसके ऊपर लगाया गया जनता के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, कुलीन वर्ग के द्वारा, चर्च के द्वारा। देशद्रोही उसको करार दिया गया। और 21 जनवरी 1793 में, कब? 21 जनवरी 1793 में फांसी दे दी गई उसे। फांसी पर लटका दिया, मौत की सज़ा दी गई उसे। कब? 21 जनवरी 1793 को। कौन सा केस लगाया उसके ऊपर? राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का, देशद्रोह का। ठीक है। अब जब लुई 16वां समाप्त हो गया तो देश को किसने संभाला? प्रश्न ये आता है यहाँ पर। तो 1793 से लेकर 94 तक का जो 1 वर्ष का समय था, उसमें जैकोबिन क्लब, क्या नाम है उस क्लब का? जैकोबिन क्लब, इसका अधिकार हो गया पूरे देश के ऊपर। ये एक संगठन था जैकोबिन क्लब। ठीक है। इसका अधिकार पूरे के पूरे फ्रांस पर हो गया। अब जैकोबिन जो है उसको 100 कुलात के नाम से जाना जाता था वहाँ। 100 कुलात। अब इनकी पहचान क्या थी 100 कुलात की?
जितने भी इसके सदस्य थे 100 कुलात के, वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, लाल टोपी। आई बात समझ में? लाल टोपी पहन कर रखते थे ये लोग 100 कुलात क्लब में जो लोग शामिल थे। अब लाल टोपी क्यों पहनते थे? लाल टोपी का मतलब क्या था? तो लाल टोपी जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लाल टोपी काय का प्रतीक थी वहाँ पर उस वक्त? स्वतंत्रता का प्रतीक। यानी जो लाल टोपी पहनेगा वह व्यक्ति स्वतंत्र होगा, अपने आप को उसने स्वतंत्र मान लिया है और वो स्वतंत्र हो गया है, राज से, शासन से, सब लोगों से, दासता से, सबसे मुक्त होगा वो। ठीक है। अब 21 सितंबर ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है फ्रांस के लिए। 21 सितंबर, उसे भी फांसी 21 जनवरी को दी गई थी, ये सितंबर की बात है। यानी उसको फांसी दी गई उससे लगभग 1 साल पहले ही, 21 सितंबर 1792 में ही उसे गणतंत्र घोषित कर दिया था देश को। गणतंत्र यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अब यहाँ पर कार्य करेगी। ठीक है। गणतंत्र जैसे ही बना तो जैकोबिनो, जो भी मैंने बताया, जैकोबिन क्लब, उन्होंने शासन किया 94 ईस्वी तक। बाद में रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। कौन सी? रोबेस्पियर ये सरकार है। जैसे हमारे यहाँ भाजपा कांग्रेस से चलती है, ऐसे वहाँ रोबेस्पियर ये सरकार बनी। ठीक है। अब जब ये सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया? गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन, इसका आविष्कार उस वक्त हुआ जिसे गिलेटिन कहा जाता है। इसके शासनकाल में जो कानून का पालन नहीं करते थे उनके लिए कठोर सज़ा का प्रावधान था वहाँ, उसी के लिए ये मशीन बनाई गई थी। मशीन का नाम था गिलेटिन। क्या नाम था? गिलेटिन नाम की मशीन बनाई गई। ठीक है। आविष्कार कौन थे इसके? गैलीलियो। डॉक्टर गिलेटिन। क्या नाम था उनका? डॉक्टर गिलेटिन। इसीलिए उनके नाम पर इस मशीन का नाम रखा गया। आई बात समझ में आप लोगों के? क्या नाम था उनका? डॉक्टर गिलेटिन, जिन्होंने गिलेटिन मशीन बनाई। रोबेस्पियर जब सरकार बनी तो उनने सबसे बड़ा काम किया, चर्च को बंद कर दिया। उन्होंने चर्च को बंद कर दिया, चर्चों में ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ठीक है। सबसे पहले जो कि जनता को लूटने का काम करता था चर्च, उसको ही इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद में जो चर्च के भवन थे, जो बैरक थे, उनको सरकारी दफ्तर घोषित कर दिया। जितने भी चर्च थे उनके जो मकान थे उनको सरकारी दफ्तर बना दिया, सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर घोषित कर दिया उसने, राजा ने। और कठोर नियम बनाए शासन करने के लिए, सख्ती से लागू करवाया उनको, जिससे त्राहिताई करने लगे लोग, उसके समर्थक भी। अंततः उसे भी 1794 में दोषी करार दिया गया, 1 साल में, उसी वर्ष जुलाई के महीने में दोषी करार दिया गया उसे और गिरफ्तार करके गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। अभी मैंने मशीन बताई थी जो सर को धड़ से अलग कर देती है, उससे उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। ठीक है। वापस से
जैकोबिन सरकार का पतन हुआ और फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सरकार की सत्ता आ गई। नया संविधान बनाया गया, नई परिषदें बनाई गई और इन परिषदों में 5-5 सदस्य नियुक्त किए गए। कितने सदस्य? 5 सदस्य हर परिषद में। कार्यपालिका, जो न्यायपालिका कार्यपालिका चलती, कार्यपालिका को पूरी शक्ति दी गई। वहाँ पर भी डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। कार्यपालिका के पास सारी शक्ति आ गई। किसके पास आ गई शक्ति? पूरी कार्यपालिका के पास, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता है। बाद में वहाँ क्या हुआ कि आपस में लड़ने लगे डायरेक्टर, जो सदस्य थे वे। झगड़े होने के कारण ये नहीं चल पाई सरकार और इसी का परिणाम हुआ वहाँ पर सैनिक तानाशाही की स्थापना हो गई। काहे की? सैनिक तानाशाही की स्थापना फ्रांस में हुई। आई बात समझ में? और नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका उदय हुआ। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बुक की मदद लें, इसके लिए बुक को पढ़ें और अगला वीडियो जब मैं डालूँगा तो क्वेश्चन आंसर का रहेगा वो। और क्वेश्चन आंसर मैं कल ही डाल चुका हूँ इसके, सभी अपनी कॉपी में नोट कर लें इनको, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर इस बार मिलने वाले हैं और जो कॉपी नहीं बनाएगा उसको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसका विशेष ध्यान रखें।